नमस्कार। बाइडेन साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने मनाई दिवाली। दिवाली की पार्टी दी, ग्रैंड पार्टी, और ग्रैंड पार्टी में बहुत सारे लोग आए। इतना क्यों मेहरबान हैं वो इस हिंदू ट्रेडिशन पे या इंडियन ट्रेडिशन पे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, कॉन्वर्सेशंस इनका अपना एक प्रोग्राम है, वहां पर अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिका में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये बाइडेन साहब दिवाली मना रहे, दिवाली मनाना कोई नई चीज़ नहीं है, व्हाइट हाउस में पहली बार दिवाली नहीं मनी है। जी। इन्होंने इतनी ग्रैंड क्यों मनाई? क्या इलेक्शंस सामने हैं? थैंक यू रोहित साहब फॉर कॉलिंग मी। आपको भी मेरा सलाम, नमस्कार, और आपके सुनने वालों को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। मेरे चैनल पे आइए, मैंने एक स्पेशल छोटा सा वीडियो बना रखा है हैप्पी दिवाली का, उसे भी देखें। देखिए, इंडियन कम्युनिटी का जो स्टेटस है, इट इज़ द मोस्ट प्री एमिनेंट इन द वेस्ट। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम इंडियन कम्युनिटी का है, इसमें कोई सवाल का, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये अब पॉलिटिशियंस को मालूम हो। इससे पहले इंडियन कम्युनिटी इज टू कीप ए लो प्रोफाइल। ना तो वो कल्चरली ज़्यादा प्रेजेंस अपनी जाहिर करते थे, ना पॉलिटिकली। पिछले 10-15 साल से पॉलिटिकली एक्टिव तो ज़रूर हो गए, लेकिन पिछले 5-10 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इनफैक्ट इस साल हमारे, अगर आप डेलावेयर की पॉलिटिशियंस को देखेंगे, साड़ियों में और बॉलीवुड की तरह हीरो बन के फिर रहे हैं। हमारे काउंटी के जो हमारे लाल चमकता हुआ सिल्क का कुर्ता वगैरह, वो खुद तो नहीं खरीदे, मतलब द इंडियन कम्युनिटी हैज बॉट देम क्लोथ्स वगैरह। तो काउंटी में भी काफी सेलिब्रेशन। तो बाइडेन ओज अ लॉट टू द इंडियन कम्युनिटी। बहुत पैसे दिए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। नॉट ओनली सपोर्ट से कई चीजें होती है, खाली पैसे नहीं देते आप, उनके लिए कैंपेन करते हैं, उनके लिए आप आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके लिए आप बंडलिंग करते हैं, यानी अपने दोस्तों से पैसे लेकर आके देते हैं। तो इंडियन कम्युनिटी हैज प्लेड ए बिग रोल इन हिज विक्ट्री। और बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार इतने ज्यादा, मतलब यूएस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंडियंस को अपॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, कुछ 80। अब बाइडेन ने उससे 50 अधिक, 130 से ज्यादा इंडियंस है। और इंटरेस्टिंगली पूरा, मतलब इंडिया अमेरिका का हेल्थ सेक्टर सारा इंडियन के हाथ में। उनका खुद पर्सनल फिजिशियन टाइप जो ऑफिशियल होते हैं वो झा साहब हैं, और सर्जन जो है, सर्जन जनरल कहते हैं हमारे पास हेल्थ के सबसे बड़े जो है, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो मिड टर्म के लिए तो जरूर सपोर्ट चाहिए उनको। और अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी में और थोड़े हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स के बीच में, खासतौर से इन द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी में अगर आप ड्राइव करेंगे तो थोड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें हिंदू अमेरिकन आर अक्यूजिंग द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ हिंदू फोबिया। तो पोस्टर द्वारा, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी चाह रही है कि मिड टर्म इलेक्शन अब 2 हफ्ते दूर है, उनसे जो 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 लेफ्ट की पार्टीज होती हैं वेस्टर्न मुल्कों में, वो कोलिशंस बिल्ड करते हैं, उसे रेनबो कोलिशन कहते हैं। यानी दे आर लाइक दैट टुवर्ड्स मुस्लिम्स, दे आर लाइक दैट टुवर्ड्स ज्यूज, दे आर लाइक दैट टुवर्ड्स हिंदूज, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स। और आपके सेकंड सेगमेंट में वी विल टॉक अबाउट द हिस्पैनिक इन्फ्लुएंस ऑन बाइडेन। बाइडेन ने अफ्रीकन अमेरिकन औरतों को भी प्रॉमिस किया था कि हम जो है सो ये अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और अफ्रीकन अमेरिकन को सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से यूं कहिए कि द स्टेट गिव्स बैक आफ्टर द कैंडिडेट्स गेट वोट्स एंड मनी फॉर सपोर्ट। बट यू मस्ट आल्सो रिकॉग्नाइज कि इंडियन अमेरिकन की बहुत खिदमत है, बहुत सेवा की है इस मुल्क की, एंड दे डिजर्व दिस रिकॉग्निशन। राइट। सर एक चीज और, ये इंडियन अमेरिकन का कमाल है या इंडिया अपने आप में भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में होली मनाई जा रही है, तो दिवाली मनाई जा रही है। होली भी मनाई गई, इसमें भी कोई शक नहीं, होली भी मुबारकबादी। क्या ये इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी, इंडिया की बढ़ती पावर और इंडियन अमेरिकन की वहां बढ़ती पावर दोनों है, या सिर्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन अमेरिकन ओवर देयर? देयर आर 3 थिंग्स। एक के अमेरिका में डिवर्सिटी और एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी पे ज्यादा तवज्जो दे दी, मोर एंड मोर अटेंशन। तो अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखेंगे तो आप उसमें जरूर एक अफ्रीकन अमेरिकन, एक हिस्पैनिक, एशियन अमेरिकन, एक हिजाब, एक इंडियन जरूर रहेगा, राइट? इंक्लूसिविटी का तो अमेरिका में ये
ये चल रहा है, एन एक्सेप्टेंस, जिससे बर्तानिया में भी आप देख रहे हैं दे आर एबल टू elect a brown prime minister. दूसरी चीज ये है कि इंडियंस हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल अमेरिका में, ऐसा कभी फेलियर नहीं थे, बट इंडिया की सक्सेस की वजह से दे फील मोर प्राउड टू से कि आई एम फ्रॉम इंडिया, समझना, दे फील मोर प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरे एक दोस्त हैं जो एक्चुअली पहले हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार थे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, ही यूज्ड टू वर्क इन दुबई, और वो यहाँ के मतलब 25-30 साल से अमेरिका में, बट ही वेंट टू वर्क इन दुबई। तो वो मुझे कह रहे थे कि उस जमाने में अबू धाबी में कुछ पाकिस्तान के साथ टेंशन हो गया था, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब होने की वजह से जो अमेरिका और कनाडा से जो पाकिस्तानी अमेरिकन आ रहे थे वो कहते थे वी आर इंडियन अमेरिकन के, हमारे वैसे भी हमारे दादा तो इंडिया से ही है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिया का जो स्टैचर बढ़ने लगा है इंटरनेशनल अरीना में, और इंडिया का जो एक्सेप्टेंस खासतौर से अमेरिका में पिछले 2-3 साल से, तो आई थिंक इंडियन अमेरिकन आर फीलिंग प्राउड टू रिकनेक्ट विद देयर हेरिटेज। पहले थोड़ी शर्म आती थी बताने कहाँ से आए, अब नहीं आती, अब तो फख्र करते हैं। सो इन दैट सेंस इंडियन अमेरिकन्स आर मेकिंग एवरीबॉडी recognize them and India, समझे आप? राइट। अच्छा सर, या प्लीज कंटिन्यू सर। दोनों को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, एंड दैट इज गुड। तो क्या होता है, इंडिया अगर स्ट्रांग होगा तो इंडियन अमेरिकन स्ट्रांग होंगे, इंडियन अमेरिकन स्ट्रांग होंगे तो इंडिया का इमेज यहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो इट इज लाइक अ सिनर्जिस्टिक, इट इज साइकिल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 22 महीने हो चुके हैं इंडिया में अमेरिका का कोई एम्बेसडर नहीं है। एक एम्बेसडर इन्होंने जैसे बोलते हैं एक हैंड पिक भी किया था, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो अपनी उससे इलेक्ट नहीं करवा पाए। हालांकि पाकिस्तान को एक परमानेंट एम्बेसडर मिल गया। इंडिया में 5 चार्ज फेस है। क्या प्रॉब्लम है इस इलेक्शन प्रोसेस में? क्या बाइडेन कहीं वीक पड़ते दिख रहे हैं? क्योंकि इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को विदाउट एम्बेसडर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। एंड इन फैक्ट बाइडेन आल्सो वांट्स दिस। व्हाट इज द ब्यूरोक्रेटिक हैसल? क्या हैसल आ रही है बीच में एक एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट में? सो पहली तो एक, this should be straight up recognized as a big failure of the Biden administration. आपने याद है, पता है, बाइडेन से लेके एंथनी ब्लिंकन ये बार बार कहते हैं कि इस सेंचुरी की मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप इज यूएस इंडिया रिलेशनशिप। ठीक है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल क्या है, यानी सबसे ज्यादा बाअसर ताल्लुकात इंडिया के साथ है। तो उसके लिए आपके पास एम्बेसडर क्यों नहीं है? तो इन्होंने क्या किया, बाइडेन अनाउंस समबडी कॉल्ड एरिक गार्सिया, जो लॉस एंजलिस के मेयर है, एज एम्बेसडर। तो एम्बेसडर हैज टू बी कंफर्म्ड बाय अ वोट इन द सेनेट। इंडिया सेनेट में, सेनेट 50-50 है, 50 डेमोक्रेट्स है, 50 रिपब्लिकन है। तो जो गार्सिया साहब के जो नंबर 2 थे, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लग गए, और गार्सिया के ऊपर भी लग गए कि ही इग्नोर्ड इट एंड अलाउड इट टू हैपन। तो 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स एंड वन ऑफ देम वेरी पावरफुल सेनेटर ग्रासली जो हैं, उन्होंने होल्ड लगा दिया था गार्सिया के ऊपर। तो उसके वजह से कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, बट अब होल्ड नहीं है। उसके बावजूद शूमर, जो न्यूयॉर्क के सेनेटर हैं, ही इज द लीडर ऑफ द डेमोक्रेट्स इन द सेनेट, वो कह रहे हैं कि उनके पास 50 वोट, 51 वोट्स या 50 वोट जो चाहिए विद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वोट टू कंफर्म गार्सिया, उनके पास वो वोट नहीं है। यानी देयर आर सम डेमोक्रेट्स आल्सो टेलिंग हिम कि वी विल नॉट वोट फॉर एरिक गार्सिया। तो ये 22 महीने हो गए तकरीबन। बाइडेन का फेलियर ये है कि वो एरिक गार्सिया को आज से 1 साल पहले विड्रॉ कर लेना था, और he should have nominated somebody new, less controversial, और वो immediately चला जाता, because both Republicans and Democrats recognize the importance of India. अगर और 1 साल इस तरह निकल गया तो फिर खत्म बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन। I mean, so this is a failure of the Biden administration. तो अब उसमें क्या है, एरिक गार्सिया इज अ वेरी पावरफुल हिस्पैनिक लीडर, लॉस एंजलिस के वो लीडर मेयर है। तो उस कम्युनिटी को मेरे ख्याल से इन्होंने प्रॉमिस किया था होगा कि हम जब प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर बनेंगे आपके सपोर्ट से, तो XYZ अपॉइंटमेंट्स आपको देंगे वगैरह। मेरे एक दोस्त ने एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कई साल पहले $80,000 दिए थे, तो उसके बदले उसको एक छोटी सी मुल्क की एम्बेसडरशिप मिल गई थी। वो बेचारे को मालूम ही नहीं था वो मुल्क कहाँ है। इट वाज वेरी फनी।
तो मैंने कहा कि भाई आप पहले कंट्री भी तो नेगोशिएट कर लेते। ही सेड हाँ, मैंने जो कंट्रीज मांगे थे वो बहुत महंगे थे। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल के, क्योंकि बाइडेन हैज मेड प्रॉमिसेस टू वेरियस कम्युनिटीज ना, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से कहा था कि आई विल हैव अ ब्लैक वुमन एज रनिंग मेट, सुप्रीम कोर्ट में एक अफ्रीकन अमेरिकन जज को भी उन्होंने सक्सेसफुली अपॉइंट किया। तो आई थिंक उस पॉलिटिक्स में ये फंसा हुआ है, बट still it is not an excuse. He should have moved fast, he should have replaced Eric Garcia, और अभी भी कोई प्रोसेस। और दूसरी चीज ये है कि जो करंट इंटरिम जो एम्बेसडर है एलिजाबेथ जोन्स, शी इज अ प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया, बिकॉज एलिजाबेथ जोन्स का जो पहला जॉब, इससे पहले पिछले जॉब था, शी वाज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और शी हैज बीन वर्किंग ऑन नेटो एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप। तो ये नेटो और यूक्रेन के जो ताल्लुकात है, शी इज बीन वर्किंग ऑन दैट। So when she's in Delhi, she's going to try and put pressure on India, on India's relationship with Russia. तो मुझे राइट। लगता है कि this is not a friendly appointment. If I was in the Ministry of External Affairs, मैं बहुत चिढ़ जाता था। इस चिढ़ जाना चाहिए। And I'm sure अगर आपके MEA के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, then they should off the record privately clearly tell Washington that intended or unintended this appointment is not happy. We are not happy with this. ओके, जाहिर है एमईए के लोग भी सुन रहे होंगे, और जाहिर है आपकी बात तक वहां पहुंच गई होगी। अब आते हैं एक और इशू पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू। अमेरिका ने वार्न किया रशिया को कि न्यूक्लियर ऑप्शन ना यूज किया जाए, क्योंकि इससे पहले रशिया ने भी कुछ यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बॉम्ब के धमकियों पे बात की थी कि डर्टी बॉम्ब यूज कर सकता है, और हमें लग रहा है तो दैट मीन्स कि प्रिएम्प्टिव हम न्यूक्लियर स्ट्राइक मार भी सकते हैं, ये चीज। अब इसमें अमेरिका ने जो वार्न किया, उसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी एंट्री मार गए, और उन्होंने भी सेम वार्निंग दी कि न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं, बिकॉज यहां पर इंडिया और अमेरिका दोनों सेम पेज पर दिख रहे हैं। हालांकि कई चीजों पे सेम पेज पर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। देखिए, ये मैंने आपके शो पे भी कहा था मेरे ख्याल से, अबाउट वी डन सो मेनी, आई डोंट रिमेंबर व्हिच वन, कि जिसमें कि इंडिया का जो पोजीशन है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की with regards to Russia, जिससे अमेरिका इज क्लियरली वेरी अनहैप्पी विद इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया। एंड अगर इंडिया कंटिन्यूज टू सपोर्ट रशिया, और अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेता है, तो इंडिया के लिए इट विल बी ए डिजास्टर। सो इंडिया विल आइदर हैव टू डू ए कंप्लीट यू टर्न, और फिर प्राइवेटली इंडिया को कहा जाएगा कि भाई अगर आप पहले अबैंडन करते तो शायद रशिया would not have dared to do this. It is very clear जो पुतिन ने जो एक्यूजेशंस किए हैं यूक्रेन के खिलाफ कि they are preparing to use a dirty bomb, यूक्रेन ने इमीडिएटली अपनी आपको पब्लिक इंटरनेशनल स्क्रूटनी के लिए बता दिया कि भेजा दें आप साइंटिस्ट, कम एंड सी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट इट इज प्रिपेयरिंग। वो यूएन में भी रशिया इज गोइंग टू फाइल ए कंप्लेन अबाउट यूक्रेन, बिकॉज इट लुक्स लाइक के इट इज गोइंग टू जस्टिफाई ए प्रीएम्प्टिव यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। बाइडेन इज सेइंग कि दिस विल बी ड्रास्टिक, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी वेस्ट इज नॉट वेरी क्लियर एज टू हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। जनरल पेट्रियस ने कहा कि अगर दे यूज न्यूक्लियर वेपन्स, देन वी विल डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ देयर आर्मी इन रशिया एंड ऑल ऑफ देयर नेवी इन द ब्लैक सी। ये अमेरिका, लेकिन जनरल पेट्रियस इज नॉट इन पावर, वो इज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर जरा थोड़ा बहुत पेग मार के बहुत ही ज्यादा बातें कर लेते हैं। सो ऑफिशियली कुछ आया नहीं किसी के पास से भी कंफर्मेशन। सैंक्शंस जितने लगाए कुछ असर नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट वेरी क्लियर वेदर इवन नेटो विल एंटर द वॉर। और देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने का सिर्फ एक ही मकसद है, नॉट टू किल पीपल, इट्स टू फोर्स यूक्रेन टू सरेंडर नाउ। अगर रशिया इस्तेमाल करता तो रशिया इज डूइंग दैट विद एक्सपेक्टेशन कि हम एक यूज करें तो वो इमीडिएटली सरेंडर कर देंगे, जंग खत्म हो जाएगी। बिकॉज द इशू वुड बी कि अगर आप कंटिन्यू करें देन वी विल ड्रॉप मोर, but it will be very difficult for India to continue to justify close relations with Russia going forward also. आपको पता है कि इंडिया के लिए मिलिट्री डिपेंडेंसी काफी है रशिया की। अभी S-400 पता नहीं मुझे पूरे डिलीवर हुए या नहीं, $8.5 बिलियन का ऑर्डर है वो, $8.5 billion. So I think that India is doing the smart thing. ये समरखंड से ही शुरू हो गया।
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये वॉर के दिन खत्म हो चुके एंड रशिया शुड यूज डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, तो वहीं से यू कुड से कि इंडिया वाज बिगिनिंग टू पिवट, थोड़ा कमिंग मोर टुवर्ड्स द सेंटर, अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम रशिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो जयशंकर ने स्टेटमेंट दी कि वी विल नॉट अबैंडन रशिया, वी हैव लॉन्ग टर्म रिलेशन, और इंडिया के पब्लिक स्फीयर में 1971 का जिक्र बार बार आने लगा, रशिया वाज, सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था इंडिया को जब अमेरिका ने अपनी फ्लीट्स भेजने लगी थी। So there was this historical discussion that we have historical relations with Russia, we are not going to abandon, but the question is, will India abandon Russia if they use nuclear weapons? The way I would spin it is, if Russia uses nuclear weapon, then it is abandoning India, and it is Okay. abandoning everybody else. इंडिया ने बार बार राजनाथ ने कह दिया, इंडिया ने कह दिया कि ना यूज करे, तो आई थिंक दे शुड, अगर इंडिया के साथ वाकई में रशिया की दोस्ती है, देन इट शुड लिसन टू हिज बेस्ट फ्रेंड। आपको क्या लगता है न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकता है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में बहुत फर्क है। टैक्टिकल, अगर रशिया ने समझे कि कीव शहर से हवा में 2 मील ऊपर अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है, तो it's not going to cause any major damage in terms of life, थोड़ा बहुत environmental pollution वगैरह होगा, but the intentionality is signaled कि हम the next one is going to be on the ground, या किसी isolated area में अगर वो drop कर देता है, तो that could, but the question is, will Ukraine surrender? और अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता उसके बावजूद, तो क्या आप वाकई में कीव के ऊपर या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो छोटे यील्ड के होते हैं, वो एक बड़े मोहल्ले को निकाल दे सकते हैं। मतलब अगर वो शहर पे डाल दिए तो 10-15 हजार लोग मर जाएंगे। दैट इज द थिंग। द बेस्ट यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज किसी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे डालें, राइट? दैट वुड बी द मोर स्ट्रेटेजिक यूज कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे दाए 100-200 हवाई जहाज वगैरह डूब जाए, लाइफ की सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो। सो ऐसा कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है अभी यूक्रेन में जिसपे आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी, रशिया के लिए इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज डिजास्टर। जिस तरह जर्मनी और होलोकॉस्ट के साथ जो जर्मनी हैड टू फेस इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म पिछले 75 साल से, उस तरह हो जाएगा रशिया के लिए। बट सवाल ये है कि अगर यूक्रेन को वेस्ट हथियार देते रहे हर फंड, तो क्या रशिया इज विलिंग टू टेक ए मिलिट्री डिफीट? फॉर पुतिन के लिए दिस इज द चॉइस, आइदर ए कन्वेंशनल मिलिट्री डिफीट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। राइट। मेरी भी एनालिसिस हालांकि बहुत बार फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरी एनालिसिस ये है कि रशिया इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा कि वो कहीं पे न्यूक्लियर वेपन टैक्टिकली सही वो यूज कर पाए। द रीजन बीइंग कि द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैन लीड टू द यूज ऑफ अदर न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल। और रशिया यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन बहुत ही मेच्योरिटी के साथ काम करता है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर आर्सेनल, नॉट लाइक चाइना और पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते रहते हैं। याद है आपको चाइना के आर्मी चीफ ने भी धमकी दी थी अमेरिका को कि वी कैन बर्न ऑल द सिटीज विद आवर न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन इस तरीके की धमकी कभी हमने रशिया से नहीं देखी है। खैर एनीवेज, सर थैंक्स अ लॉट। कोल्ड वॉर की एक बात बता दूं मैं आपको कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अमेरिका वाज द फर्स्ट यूज स्टेट, और सोवियत यूनियन वाज नेवर फर्स्ट यूज, इट वाज ऑलवेज इन रिटेलिएशन। उनकी फर्स्ट डॉक्ट्रिन कभी नहीं थी उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। ओके, राइट। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। प्राइमरीज मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद प्राइमरीज भी आएंगे, बहुत दूर नहीं है प्राइमरीज भी। सर टच में रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी एनालिसिस आती रहे, बस इसी की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू रोहित सर।